हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एफएसटी 13। आइए देखते हैं पेपर 2 क्वेश्चन 1। आप देखो तो क्वेश्चन 1 के अंदर क्या है, ये मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है और इसके अंदर कॉलम 1 के अंदर रिएक्शन दे रखा है और कॉलम 2 के अंदर इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट दे रखा है। तो आइए देखते हैं इसमें पहला पी। ठीक है, तो पी के अंदर क्या है आपका फिनॉल और फिनॉल का एक वेरी फेमस रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज रीमैन रिएक्शन। ठीक है, तो फिनॉल को ट्रीट किया हुआ है इन्होंने CaCl3 KOH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ये आपको पता है कि इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसमें आपका आएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट होगा और पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड माइनर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन के दौरान। अब देखो आप, ठीक है, अगर देखा जाए इसमें तो क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा हुआ है। ठीक है, एक इंटरमीडिएट कॉलम के अंदर इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें होता है CaCl3 और KOH आपस में रिएक्ट करके इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं दैट इज डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कार्बन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं इस रिएक्शन के दौरान। ठीक, और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर होता है फिनॉल के केस में। तो पी के केस में कार्बन इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्यू पे फोकस करें। क्यू के केस में क्या है, क्यू में क्या है आपका ये दे रखा है एसीटो सॉरी ये दे रखा है आपका फिनाइल एस्टर। ठीक है, यहाँ अब लोगों को डाउट आ सकता है कि इन केस में दोनों रिंग पे ब्रोमिनेशन इसमें नाइट्रेशन करा है, नाइट्रेशन दोनों रिंग पे किस वाले रिंग पे अकर होगा। ठीक है, तो एक चीज आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यूज किया गया है। तो एक चीज क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे इस रिंग के लिए ये जो ग्रुप है माइनस m इफेक्ट की तरह काम करेगा, यानी कि इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है जो इस रिंग पे प्लस m इफेक्ट जनरेट करेगा। इस रिंग पे प्लस m इफेक्ट की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। यानी कि अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट आप क्या देखोगे कि यहाँ पे pH इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो दूसरा रिंग है राइट, जो दूसरा रिंग है इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन अकर हो जाएगा, इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन अकर हो जाएगा और ये क्या फॉर्म कर देगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या होगा। तो इंटरमीडिएट इसमें पता है हम लोगों को कि HNO3 और H2SO4 आपस में रिएक्ट करके HNO3 और H2SO4 आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोनियम आयन जनरेट करते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड दिस इज द प्रोडक्ट इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट आर की बात करते हैं। ठीक है, आर के केस में क्या है, तो आपको दे रखा है आर के केस में, ध्यान से देखिए ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इसको इन्होंने AlCl3 के साथ में ट्रीट किया हुआ। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, सिंपली आपको पता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होगा 1 2 3 4। ये जो है 4 मेंबर यहां पे 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर देगा और यहां पे और इंटरमीडिएट क्या होगा, इंटरमीडिएट आपका सिंपली ये वाला जो ग्रुप है एसाइलियम आयन ये हो जाएगा यहां पे इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट हो गया और इंटरमीडिएट। एस की बात करते हैं तो एस के केस में क्या है CH3। ये आपने पेपर 1 में भी देखा इस टाइप का रिएक्शन, इसको इन्होंने सोडियम आजाइड के साथ ट्रीट किया हुआ। ठीक है, और इसको बाद में जब हीट करते हैं तो देखो आप ये फॉर्म करता है CH3 CON3। स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं, ये होता है एसाइल आजाइड जब हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। अब उसके बाद जब इसको हीट किया जाएगा, ठीक है, तो यहां से N2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये जनरेट करेगा नाइट्रीन इंटरमीडिएट। ठीक है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट जैसा कुछ होगा और उसके बाद ये रीअरेंज करके यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का शिफ्ट होगा और ये जनरेट कर देगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल, ठीक है, कैसे होगा तो CH3 and C डबल बॉन्ड मिथाइल आइसोसाइनेट जनरेट करेगा, यहाँ पे नाइट्रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस किया गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये जनरेट कर देगा CH3NH2 और साथ में प्रोडक्ट एक जनरेट हो जाएगा दैट इज CO2।
अब मैच कराते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे सामने इंटरमीडिएट भी है और प्रोडक्ट भी फॉर द गिवन रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन पी के लिए फर्स्ट दे रखा है, पी जो है हमारा फिनॉल था और उसके लिए फर्स्ट दे रखा है, दैट इज प्रोडक्ट हमारा ये दे रखा है, तो वो ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। पी के लिए 3 दे रखा है, पी के लिए 3 हमारा इस केस में क्या है, कार्बिन, यस कार्बिन इंटरमीडिएट होगा। देन क्यू के लिए फर्स्ट, क्यू क्या है ये, और इसके लिए फर्स्ट, ये भी करेक्ट है। आर के लिए 2, आर के लिए 2 दैट इज नाइट्रीन इंटरमीडिएट, यहाँ पे तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड में पी के लिए 3 दैट इज कार्बिन इंटरमीडिएट, करेक्ट। क्यू के लिए फर्स्ट ये दे रखा है, सही है। और आर के लिए 4, आर ये है और 4 आपको प्रोडक्ट ये दे रखा है, तो ये भी सही है। और एस के लिए 2 जिसमें कि नाइट्रीन इंटरमीडिएट दे रखा है, यानी कि एस के लिए 2 ये भी करेक्ट है, यानी कि इस केस में आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं। अब 2 के अंदर क्या दे रखा है, तो रिएक्शन दे रखा है और कॉलम 1 के अंदर रिएक्शन दे रखा है और कॉलम 2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम दे रखा है। तो 1 बाय 1 फोकस करते हैं। ए पे अगर पी पे बात की जाए, पी क्या है देखो, NO2 किसके साथ रिएक्ट किया हुआ है, NO2 वाटर के साथ, ठीक है। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 का फॉर्मेशन करेगा और हम लोग को पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। देन क्यू क्या रिएक्शन है, K2Cr2O7, K2Cr4 जिसको इन्होंने H2SO4 के साथ में ट्रीट किया हुआ है, H2SO4 के साथ में K2Cr4, हम लोग को पता है H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो K2Cr2O7 बनेगा और इसमें अंडरलाइन का एटम क्या है, कार्बन, और इसमें सॉरी क्रोमियम, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को पता है +7 होगा। नेक्स्ट P के बाद Q के बाद R में दे रखा है SO2 + H2S, आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को पता है ये सल्फर का फॉर्मेशन करेगा और साथ में वाटर जनरेट करेगा, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। उसी तरीके से S पे बात किया जाए, MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा K2MnO4, ठीक है, K2MnO4, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अब मैचिंग आप करा लो, ठीक है, मैचिंग करा लो, तो P के लिए +5, P के लिए 2, ठीक है। उसी तरीके से Q के लिए +7 है यानी कि 3, R के लिए 0 है यानी कि आपका 4, और S के लिए क्या है +6 यानी कि आपका 1, तो 2 3 4 1। इस केस में आपका जो आंसर करेक्ट होगा 2 3 4 1। अगर हम बात की जाए तो इसमें 2 3 4 1, इसमें Q के लिए क्या दे रखा है, Q अगर देखा जाए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 3 4 1 ये करेक्ट है, कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, डिफरेंट रिएक्शन दे रखा है और उसको कैटेगराइज करना है। जैसे P4 को पहला देखो आप, फर्स्ट वन मैं कॉलम 2 को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, तो कॉलम 2 के अंदर P4 फॉर्म कर रहा है 4P, ठीक है, P4 सॉलिड फॉर्म कर रहा है P4 गैस, 4P गैस, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन के अंदर आपका 1/8 S8 फॉर्म कर रहा है सल्फर गैस, ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। वैसे ही थर्ड के लिए, थर्ड में HCl गैस डिसोसिएट होके हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जनरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही फोर्थ में देखा जाए तो फोर्थ के अंदर क्या है, तो आपका ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट, आपको पता है ग्रेफाइट जो है नेचुरल स्टेट होता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसमें देखते हैं, पहला है हीट ऑफ एटमाइजेशन, P है हमारा हीट ऑफ एटमाइजेशन, तो इसमें से कौन सा हीट ऑफ एटमाइजेशन होगा जिसमें एटम के फॉर्म में जा रहा होगा, ठीक है। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन इस केस में आपका कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, राइट, क्योंकि इसमें एटॉमिक फॉर्म में गया 1 हो जाएगा, और वैसे ही आपका 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो सकता है, इसको हम लोग हीट ऑफ एटमाइजेशन कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ही Q की बात करें तो Q क्या दे रखा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन,
हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, देख लो आप। हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर आपका 2, ये वाला हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यू के लिए 2 हो जाएगा, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। और वैसे ही आपका इस केस में 4, ये स्टैंडर्ड स्टेट में 4 हो जाएगा। तो 2 का आर की बात करें, आर में क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंसीडर किया जा सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थर्ड के केस के। और वैसे ही एस की बात करें तो एस में क्या है आपका हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन फोर्थ वाले केस के लिए हीट ऑफ कंबशन मिलेगा। तो 1,3, ठीक है, 1,3, 2,4, 3, 4, ये केस हम लोग देख रहे हैं फोर्थ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये आपके सॉल्यूशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, 0.1 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट। इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 2 आयंस एल्युमिनियम के और 3 आयंस सल्फेट, यानी कि I = 5 होगा। वैसे ही 0.1 मोलर NaCl, ठीक है। अब इसके लिए वन हाफ फैक्टर I2 हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाएगा। 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर यूरिया, हम लोग पता है कि यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा, इसके लिए I की वैल्यू 1 होगा। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। 0.1 मोलर MgCl2, अब इस केस में I की वैल्यू आपका हो जाएगा 3, करेक्ट। तो आपके सामने क्या है, अब देखो ऑप्शन, ये तो रहा कॉलम 1। कॉलम 2 के अंदर क्या दे रखा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये आपका P है, Q है, R एंड S। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा T, इनमें एलिवेशन की जो है डेल्टा टीवी I kb into A, ठीक है। तो जिसके लिए वन ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा, जिसके लिए वन ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा, उसके लिए जो है ये चीजें होंगी। तो P के केस में देखो, P के लिए हमारा 1 चला जाएगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देन I इज ग्रेटर देन 1, 5 है तो ये भी सही है, और लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, पाई इक्वल टू CRT, ICRT हम लोग लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट इसमें होगा हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, यस, इसमें क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल टू I KF into A। वैसे ही पाई इक्वल टू ICRT में लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किस केस में आ जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट के केस में, तो 1 2 4 हो जाएगा। अच्छा Q को कंसीडर करते हैं, तो Q में क्या दे रखा है, Q में आप देखो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं, हाईएस्ट तो एल्युमिनियम सल्फेट का होगा, एल्युमिनियम सल्फेट में होगा, देन I इज वन ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इस केस में 2 करेक्ट। नेक्स्ट 0. जो है 1 मोलर यूरिया, यानी कि R ऑप्शन अगर कंसीडर करवाओ तो R के अंदर क्या दे रखा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं, वन ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1, गलत है, 1 होगा इक्वल टू लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, यस करेक्ट, ठीक है। लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इस केस में करेक्ट है, क्योंकि लिस्ट वन ऑफ फैक्टर यूरिया के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं S। S के लिए क्या होगा, MgCl2 वन ऑफ फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 1, यानी कि S के लिए भी 2, यानी कि जो कॉम्बिनेशन करेक्ट है इस केस में 1 2 4, देन Q के लिए 2, R के लिए 3 एंड S के लिए 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखो तो क्या मेंशन किया गया है, रिएक्शन आपके सामने है, ये रिएक्शन दे रखा है CH3, ठीक है, CH3 CH2 Cl, इसका इन्होंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होगा, यहाँ से अमोनिया बाहर हो जाएगा और ये जनरेट कर देगा आपका CH3 CH2 CO, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या किया, इसके बाद अमोनिया के साथ हीट किया, ठीक है। तो पहले तो ये अमोनियम प्रोपनोवेट का फॉर्म करेगा, अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही आप हीट करोगे ये फॉर्म कर लेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH, अमाइड का फॉर्मेशन करेगा। पहले क्या बनाएगा, अमोनियम प्रोपनोवेट। अब इसके बाद इसको फर्दर इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaOBr के साथ हीट किया है, फॉलोड बाय वाटर। तो क्या बनाया होगा इस केस में, तो इस केस में आपका हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, आपका यहाँ से जो है
अमाइड को ये अमाइन में कन्वर्ट कर देगा विथ वन लेस कार्बन एटम, विथ वन लेस कार्बन एटम। अब इसके केस में क्या बोला है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोडक्ट ए। तो हमारा प्रोडक्ट ए है आपका ये प्रोटोनोइक एसिड, बी ये हो गया और सी ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है ए गिव्स CO2 ऑन द रिएक्शन विद द सोडियम बाइकार्बोनेट। हम लोग को पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इजीली सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे देते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। गिव्स लुकास रिएजेंट टेस्ट गलत है, गिव्स डायरेक्टाइजेशन टेस्ट गलत है, गिव्स CO2 ऑन द रिएक्शन विद सोडियम ये भी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि विच इज द करेक्ट अबाउट ए, तो यानी कि उस केस में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या मेंशन किया हुआ है कि फॉर्मेशन व्हिच ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी फ्रॉम बी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी फ्रॉम बी इज द एग्जांपल ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट, नहीं गलत है, बैकमैन रीअरेंजमेंट नहीं। Formation of C is an example of degradation reaction that is called as the Hofmann bromide degradation। जो आपका B to C है इसको हम लोग Hofmann bromide degradation बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 2 करेक्ट। और 6 में क्या बोला है, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट A। A के लिए क्या करेक्ट होगा कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, तो 6 के लिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, कॉपर रिएक्ट विथ, ठीक है, कॉपर रिएक्ट विथ कॉन्क HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, और ये क्या जनरेट करेगा, ये कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट जनरेट करेगा, ठीक है, और साथ में गैस जनरेट करेगा NO, साथ में गैस जनरेट करेगा दैट इज NO। अब क्या दे रखा है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, गैस Q कैन बी प्रोड्यूस, ये आपका P हो गया, ये आपका P है, और गैस Q कैन बी जनरेट। अब देखो आप इस केस में कौन कौन सा दे रखा है, अमोनियम क्रोमेट को अगर आप हीट करते हो, ठीक है, ऑन हीटिंग अमोनियम क्रोमेट को अगर आप हीट करते हो, यहाँ पे सिंपल सा रहता है कि नाइट्रोजन गैस जनरेट करता है, एक ऑक्साइड जनरेट करेगा दैट इज Cr2O3, और साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करता है, ठीक है, हाँ ये 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 4H2O जनरेट करता है, ठीक है। तो इसमें तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट करते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, करना क्या होगा आपको कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो, 2H2O निकल आया, अगर 2H2O निकल आता है तो आपके पास बच जाता है NO, यानी कि इस केस में भी नहीं होगा। देन थर्ड की बात करें तो थर्ड के केस में क्या है, तो आपका अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। अब इस केस में भी आपको सेम फंडा फॉलो करना है, 2 मोल्स ऑफ H2O जनरेट हो जाएगा और साथ में जनरेट कर देगा NO, साथ में जनरेट कर देगा NO, तो ये भी केस नहीं हो सकता। लास्ट वन क्या दे रखा है, लास्ट वन दे रखा है आपका नन, यानी किसी भी केस में भी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसी पे पैराग्राफ पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा है, कंपाउंड P डज नॉट गिव कलर प्रेसिपिटेट, जो कॉपर नाइट्रेट है वो कलर प्रेसिपिटेट किस केस में नहीं देगा, यानी कि कॉपर 2+ है बेसिकली, इस केस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो पहला दे रखा है K4 FeCN6, ठीक है, यह पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आप लोगों को पता है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड के केस में ये कॉपर रिएक्ट करता है और ये चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। सिमिलरली K3 FeCN6 के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा उसमें भी कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये भी कलर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम लोग NaOH सॉल्यूशन की बात करें तो NaOH में ये फॉर्म करेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि ब्लू कलर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, जिसमें ब्लू कलर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। अच्छा, तो यानी कि ये तीनों केस में आपको कलर्ड कंपाउंड देखने को मिलेगा। लास्ट केस क्या है, लास्ट है एक्सेस ऑफ हाइपो सॉल्यूशन Na2H2O3। अब इस केस में क्या देखते हैं कि कॉपर 2+ इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है,
तो ये साथ में बनाता है जैसे Na2S4O6 का फॉर्मेशन करता है, और कॉपर खुद का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये बनता है N4Cu6H2O3। कॉपर रिड्यूस होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर आई को लिया जाए तो ये कॉपर +1 में रिड्यूस हो जाता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है थायोसल्फेट को। अब कॉपर +1 के अंदर देखा जाए तो ये D10 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, दैट मींस ये कलर्ड कंपाउंड नहीं होगा। तो हमसे पूछा है कि विच इज नॉट गोइंग टू, इन विच केस वी आर नॉट गोइंग टू गेट कलर्ड प्रेसिपिटेट, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ वन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 और 10 एक अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें देखिए आप क्या दे रखा है, 1 liter each of buffer solution is taken in 2 beaker connected through a salt bridge. Platinum electrode is immersed in each beaker and electrolysis is carried out for the 10 seconds. Using a current of 9.65 ampere, the buffer solution contain 1/3 moles of each of Na2H2, जो है आपके पास क्या दे रखा है 1/3 मोल आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर Na2HPO4 है, ठीक है। वैसे ही आपका दूसरा जो सॉल्यूशन है उसमें 1.3 मोल आपका NH2PO4 है, ध्यान देना। ये दोनों बफर सॉल्यूशन का मतलब बफर सॉल्यूशन के अंदर है। अब केस क्या है, आप करंट सप्लाई कर रहे हो दैट इज 9.65 एम्पीयर। अगर हम लोग फैराडे में चार्ज को कंपेयर करें कि फैराडे में कितना ये चार्ज होगा, आप क्लियरली देख सकते हो 9.65 10,000 सेकंड के लिए किया गया। तो आप डिवाइड कर दो इसको 96500, ये आ जाएगा आपका 1 फैराडे। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ है पूरे क्वेश्चन। तो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इसमें करंट पास कराया जाएगा 1 फैराडे। अब देखो आपके पास क्या है, अगर देखा जाए S3PO4, अगर इसका हम लोग डिसोसिएशन देखें तो H2PO4 माइनस एंड H प्लस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं K1 से, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग दूसरा देखें H2PO4 सेकेंड डिसोसिएशन, ये डिसोसिएट होकर फॉर्म कर लेगा HPO4 2 माइनस और साथ में जनरेट करेगा H, ये हो जाएगा आपका Ka2। वैसे ही HPO4 2 माइनस डिसोसिएट होकर फॉर्म कर लेगा फॉस्फेट PO4 3 माइनस। अब समझ में आई, बहुत सिंपल सा केस है। देखो इसको हम लोग सॉल्यूशन के अंदर 1/3 मोल्स इसको लिए हैं, 1/3 मोल्स इसको लिए, करेक्ट। अब रिएक्शन के दौरान जब जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन इन व्हिच द रिडक्शन विल टेक प्लेस, तो रिडक्शन के दौरान क्या होगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये आपका हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग 1 फैराडे यानी कि 1 मोल जो है इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, देखो आप ध्यान से कि 1/3 मोल्स यूज किया जाएगा आउट ऑफ 1 मोल, 1/3 मोल्स इलेक्ट्रॉन यूज किया जाएगा H प्लस, इस वाले H प्लस को रिड्यूस करने के लिए, अनदर 1/3 यूज किया जाएगा इस H प्लस को रिड्यूस, ठीक, इस H प्लस को रिड्यूस करने के लिए। अब हमारे पास क्या रह जाता है फाइनली, देखो तो और 1/3 मतलब फर्दर ही कन्वर्ट होगा HPO4 माइनस में, तो 1/3 अनदर चाहिए होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं HPO4 जो भी रहेगा वो फर्दर फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या हो रहा है पूरे प्रोसेस के दौरान 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होगा और पूरा का पूरा जो फाइनली मीडियम होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेट। पूरा जो आपके पास हाइड्रोजन फॉस्फेट या डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट 2 हाइड्रोजन जनरेट करेगा अगर ये फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट आपका 1 हाइड्रोजन जनरेट करेगा, यानी टोटल 1 मोल ऑफ 1 फैराडे करंट कंज्यूम होगा या चार्ज कंज्यूम होगा फॉर द कंप्लीट कंबशन टू फॉस्फेट, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, जो है अगर pH कैलकुलेट करना है तो हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनता है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या लिखा जाएगा 1/2 pKw। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए क्यों जा रहे हैं, बिकॉज़ 1/3 मोल्स जो है H प्लस यहां से कंज्यूम होगा, तो फर्दर ये डिसोसिएट होगा H प्लस में, अनदर 1/3 मोल्स कंज्यूम होगा और 1/3 मोल्स यहां से कंज्यूम होगा, तो टोटल आपको 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है इसको डिसोसिएट कराने में, यानी कि फाइनली आपके सामने फॉस्फेट रह जाएगा
और कितना मोल रह जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 2/3। तो देखो आप 1/2 pKw प्लस 1/2 pKa, ठीक है, pKa बेसिकली यहाँ पे pKa3 आएगा, इसका हाइड्रोलिसिस पता है, प्लस 1/2 log C। अब देखो आपके सामने क्या है, 1/2 pKw मींस 7, 1/2 pKa3, तो pKa3 क्या दे रखा है आपके सामने, ये दे रखा है 10, ठीक है, ये दे रखा है 10, प्लस लिखा है 1/2 log 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस log 2/3, तो log 1/2 log 2 हो गया 0.3 और ये हो गया आपका 0.4, यानी कि 0.9 माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 11.9, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, 10 के केस में क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जस्ट अपोजिट क्या पूछा है, व्हाट इज द फाइनल पीएच ऑफ द कंपार्टमेंट इन व्हिच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन अकर होगा, तो उस केस में क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है कि उस केस में 1/3 मोल्स ये कंज्यूम करेगा, इसको इसमें सभी के सभी H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे, तो 1/3 मोल्स ये 1/3 मोल्स H प्लस एक्सेप्ट करके H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके लिए कितना चाहिए होगा, 1/3 मोल्स चाहिए होगा इसको H2PO4 में कन्वर्ट करने के लिए, अनदर 1/3 मोल्स ऑफ 1/3 मोल्स या 1/3 फैराडे चाहिए होगा इसको H3, तो 2/3 इसको और 1/3 इसको, ठीक है, तो टोटल आपके सामने क्या रह जाता है सॉल्यूशन के अंदर, 2/3 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। अब इसका आपको निकाल सकते हो आप, तो pH हो जाएगा इस केस में pH 1/2 pKa, एक वीक एसिड है और वीक एसिड का pH कैसे निकाला जा सकता है, 1/2 pKa माइनस 1/2 log C, ठीक है, pKa क्या दे रखा है, pKa1 हो जाएगा, तो 1/2 into 4 माइनस 1/2 log 2/3, ठीक है, तो जो हो जाएगा आपका 2 प्लस 0.09, ये वैल्यू आपको दे देगा 2.0, तो 2.09 विल बी करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, आपको पता है PHBB, ठीक है, आप इसको देखना कि PHBB क्या है, ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, ये होता है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या दे रखा है कि लैक्टोज को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, लैक्टोज का जब हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो ये जनरेट करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये हम लोग पता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। अब पूछा गया इसमें लैक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, द रिड्यूसिंग यूनिट प्रेजेंट इन द ग्लूकोज, इसमें जो है आपका जो है इसमें लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर, और ये रिड्यूसिंग शुगर किसकी वजह से, तो आप स्ट्रक्चर में देखोगे कि तो ग्लूकोज का जो पार्ट है वो फ्री, वो हेमी एसिटल फॉर्म में, तो इसमें जो है पूछा गया है कि लैक्टोज इज एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, द रिड्यूसिंग यूनिट इज प्रेजेंट, तो आपका रिड्यूसिंग यूनिट हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी गैलेक्टोज ये रहता है लैक्टोज, तो बीटा डी ग्लूकोज ये रिड्यूसिंग पार्ट होगा, रिड्यूसिंग यूनिट होगा लैक्टोज मॉलिक्यूल के, तो इस केस में आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए 12 के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिनॉल, ठीक है, फिनॉल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। पहला, फिनॉल गिव्स वायलेट कलर विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये सही है कि फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, FeO6 इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसका कलर वायलेट है, ये तो सही है। फिनॉल गिव्स लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये जो है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ऐसा कुछ NOH इसका फॉर्मेशन करेगा। तो
ये भी लिबरमैन नाइट्रोसो, फिनॉल लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट लेते हैं। आप एक बार स्ट्रक्चर इसको प्रॉपर्ली देखना और रिएक्शन को भी ऑब्जर्व करना। तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। फिनॉल डीकर्बोनाइज ब्रोमीन वाटर, यस ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आप ट्रीट करते हो तो ये ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। ब्रोमीन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। ये व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है। फिनॉल गिव्स लुकास टेस्ट में, बिकॉज ये रेजोनेंस में है तो ये OH को इजीली यहाँ से रिमूव नहीं किया जा सकता, तो लुकास रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, यानी कि हमसे पूछा विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो फोर्थ है दैट विल बी इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इस केस में क्या दे रखा है आपका, देखो क्या है। तो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे आपका कार्बन, इसके साथ में CH3 फिनाइल, यहाँ पे है आपका OH। इसको इन्होंने H2SO4 के साथ ट्रीट किया है। हम लोग पता है H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो इसको ये प्रोटोनेट करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और जो इसके एंटी में है ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। तो जो आपके पास कंपाउंड बचेगा ये हो जाएगा PH, ठीक है, C पॉजिटिव डबल बॉन्ड M और यहाँ पे CH3, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये कंपाउंड बना लेगा BH C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके जो एंटी पोजीशन पे होगा वो इधर माइग्रेट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और इधर CH3। इसके बाद इसको वाटर के साथ अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O+, यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जनरेट कर देगा आपका बेंजोइक एसिड BaCOH along with CH3NH2। हमारा इस केस में प्रोडक्ट पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है कि CH3Cl को सिलिकॉन के साथ ट्रीट किया गया। तो यहाँ पे कुछ P बना, Q बना इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर और कुछ R, ठीक है, ये 70%, ये आपका 12% और इसका 5% और सम अदर प्रोडक्ट। बोला है R is used as a branching and bridging unit in the silicon। R को जो R है ये ब्रांचिंग एज वेल एज द ब्रिजिंग के लिए यूज किया जाता है। दैट मींस एक जो है सिलिकॉन के साथ तभी पॉसिबल है जब 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़े हो, राइट, 3 क्लोरीन ऐसे जुड़े हो तभी ये पॉसिबल, क्योंकि जब इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो इसको आप OH से रिप्लेस कर दोगे और तीनों के तीनों जब OH पार्टिसिपेट करेंगे तभी इसको ब्रांचिंग के लिए या ब्रिजिंग के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक। यानी कि R जो हम लोग का सुटेबल होगा, R जो है ये जो है सिलिकॉन कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ये है आपका CH3SiCl3, ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के लिए 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, व्हिच इज द करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमाइड ओर। क्रोमाइड ओर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो हम लोगों को पता है दैट इज FeO.Cr2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि बोलते हैं क्रोमाइड ओर को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 व्हिच कंपाउंड डज हैव नो अदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो एक बाय वन कंसीडर करें हम लोग। तो हमारा फर्स्ट केस है नाइट्रोजन क्लोरीन, यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन क्योंकि EN ग्रुप है बेसिकली, तो यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन। ये तो आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन, इसका चाहे तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हैं। तो प्लैटिनम को आप 180 पे रख दो और यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये एक अनदर आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जनरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकेंड केस देख लो, क्रोमियम, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, ये चीज हो गई। देन क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पे आपका NH2, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्लोरीन आपका 90 पे है जिसको हम लोग 180 पे भेज सकते हैं। कैसे, तो क्रोमियम, यहाँ पे आप क्लोरीन क्लोरीन लगा दो, इधर नाइट्रोजन और इधर NH2, ठीक, इस तरीके से कंसीडर करो। तो ये भी करेक्ट, ये इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरेशन पॉसिबल है। लास्ट एक केस ये देखते हैं, कोबाल्ट नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन
देन इसके साथ क्लोरीन NH2, ठीक है, यहाँ पे आपका NH2 और इधर है आपका NH2, ठीक है। इस केस में भी अगर हम लोग देखें तो अमोनिया है, NH3 इसे भी अमोनिया। इस केस में भी देखें तो हम लोग जो है क्लोरीन और अमोनिया को अपोजिट साइड में भी रख सकते हैं, 90 एंगल पे भी रख सकते हैं, 180 पे भी रख सकते हैं। तो क्लोरीन NH3 और इधर आप कर लो नाइट्रोजन और यहाँ पे अमोनिया, ठीक है, ये चीज है। एक अनदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरेट किया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, फोर्थ जो स्ट्रक्चर दे रखा है, फोर्थ पे अगर आप फोकस करो तो क्या दे रखा है, प्लेटिनम, ठीक है, इसके साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये चीज जुड़ा है। तो यहाँ पे तो नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है, यहाँ पे अगर आप शिफ्ट कर भी करते हो तो नहीं किया जा सकता है। तो इस केस में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज नहीं ऑब्जर्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम वुड एमिट लाइट इन विच द रीजन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n = 4 to n = 1, n = 4 से n = 2 में जा रहा है। तो ये किस रीजन में पड़ेगा, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, IR, या हम लोग को पता है n = 2 में जा रहा है, तो ये विजिबल रीजन। आप एक बार कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो कि वो विजिबल रीजन में जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये विजिबल रीजन में आएगा। आप एक बार कैलकुलेशन भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि व्हेन एनायन लीव्स द नॉर्मल लैटिस साइट एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज जो है इंटरस्टिशियल साइट इन द दैट क्रिस्टल द डिफेक्ट इज जनरेटेड। तो एनायन लीव कर जाता है, एनायन लीव करके उसकी जगह पे एनायन को रिप्लेस कर दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन से। तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफेक्ट जो जनरेट होगा, इस पॉजिटिव डिफेक्ट नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं, मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट। जहां पे क्या होता है कि एनायन रिप्लेस हो जाता है इलेक्ट्रॉन से, एनायन को हम लोग इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिनोल्फथालीन इज अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर जो है टाइट्रेशन ऑफ CH3 COOH NO। तो ये अगर हम लोग रिएक्शन कराएं ये बनाएगा सोडियम एसीटेट, अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जिसका pH वैल्यू, ठीक है, pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगा, pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। और हम लोग को पता है कि फिनोल्फथालीन के लिए जो बेस्ट रीजन है जिसमें कि ये इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है, ये आपका फिनोल्फथालीन के लिए 3.1 से 10 के बीच में, ठीक है। और वैसे मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज के लिए तो ये जो रीजन है ये आपका है 3.1 से 4 के बीच, 4.4 के बीच। तो इस केस में अगर pH ग्रेटर देन 7 है और ये इस रीजन में आ रहा है, दैट मींस इसके लिए फिनोल्फथालीन एज अ बेस्ट इंडिकेटर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, फर्स्ट इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज। अब देखा जाए सेकंड के केस में क्या कि आप Na2CO3 लो और जो फर्स्ट इसको ट्रीट किया जाए तो ये बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका जो pH होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7 होगा क्योंकि ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके लिए इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए आपको फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लेना पड़ेगा, फिनोल्फथालीन एज अ गुड इंडिकेटर। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ Na2CO3 कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज, गलत है, वी कैन डिटेक्ट बाय फिनोल्फथालीन। अच्छा, लास्ट वन थर्ड देखा जाए तो pH = pK when 50% फिनोल्फथालीन इज डिसोसिएटेड। इस केस में pH क्या हो जाएगा, pK plus log of, ठीक है, IN माइनस, अगर 50% डिसोसिएट हो जाएगा तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगा, pH दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। तो pH = pK जब ये 50% डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। नो इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर द टाइट्रेशन ऑफ CH3COOH। ये जो सॉल्ट बनाएगा वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस होगा, उस केस में हम लोग कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। नो सुटेबल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेशन, ठीक है। तो इस केस में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा 2।
ये रहा हम लोग का ओवरऑल FST 30। आई होप कि आपने ये पेपर अच्छे से लिखा होगा। जो भी डाउट है आपको फिर से क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो सोल्यूशन देखो।